और यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस है। तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी में एनएचएम के थ्रू एएनएम का एग्ज़ाम हुआ था, जो कि 27, 28, 29 3 दिन हुआ था। 27 से आई थिंक स्टार्ट हुए थे एग्ज़ाम फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और एएनएम वालों के। मेरे पास अभी तक 2 आंसर की है जो अवेलेबल है, बट बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स थे और जिन्होंने पेपर भेजा है, सो अकॉर्डिंग टू दैट किसी ने पेपर को फॉर्मेट है जो हिंदी में सिलेक्ट किया, किसी ने इंग्लिश में सिलेक्ट किया। इसलिए जब आपकी आंसर की आई थी, आई थिंक 2 दिन पहले आ गई थी, और 6 तारीख है जो लास्ट डेट है आपका ऑब्जेक्शन के लिए। तो जिनको भी जिस भी क्वेश्चन में डाउट हो, प्लीज़ आप ऑब्जेक्शन में अपने ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये पेपर पूरा हिंदी इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में मैंने टाइप किया हुआ है, जिससे जो भी लोग हिंदी इंग्लिश समझने में, जिसको हिंदी में प्रॉब्लम हो इंग्लिश में देख लें, इंग्लिश में हो तो हिंदी में, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे आपकी यूज़ की गई हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर आपके लिए इन क्वेश्चंस के थ्रू अब जो भी लोग अपकमिंग, क्योंकि अभी यहाँ पर ओनली एएनएम वालों का बस पेपर कंडक्ट करवाया गया है, ना तो सीएचओ वालों का हुआ है, ना ही स्टाफ नर्स का हुआ है। तो अब जो भी लोग एनएचएम यूपी में स्टाफ नर्स का पेपर देंगे, उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो इस आंसर की को एंड तक ज़रूर देखें। यहाँ पर मैंने साफ साफ लिखा हुआ है कि इसमें टोटल 100 MCQs हैं, जो कि मॉर्निंग में 8:30 to 10:30 AM तक आपका एग्ज़ाम हुआ था 28 दिसंबर 2022 को। मोस्टली अब ए आंसर की देखने के बाद जो भी लोग इस चैनल पर जुड़े हुए हैं, मैंने आपसे बहुत पहले ये चीज़ अनाउंस की थी कि आपको स्टाफ नर्स, सीएचओ, नॉर्सेट जो अलग अलग एग्ज़ाम्स होते हैं, उसके अलावा एएनएम वालों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि आपके पेपर्स भी अवेलेबल करवा जाएँ। तो जितना पॉसिबल होगा स्पेशली एएनएम वालों के लिए भी कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये पेपर ओनली एएनएम वाले बस ना देखें, मेरी रिक्वेस्ट है। जो भी लोग राजस्थान, यूपी, एमपी कहीं का भी सीएचओ, एनएचएम का पेपर दे रहे हों, वो लोग भी देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें कॉमन हैं जो आपके सीएचओ एग्ज़ाम में भी आती क्यूज़ हैं। जो भी लोग नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करें। आपके लिए आज 28 दिसंबर 2022 की आंसर की है। कल मॉर्निंग में आपको 27 दिसंबर 2022 को जो आफ्टरनून में एग्ज़ाम हुआ था वो अवेलेबल करवा दी जाएगी। और एक आंसर की और है, तो यहाँ पर आपको बैक टू बैक तीनों आंसर की आपके सामने है जो सॉल्व की जाएंगी। जिनका भी महाराष्ट्र के लिए एग्ज़ाम है, हरियाणा के लिए एग्ज़ाम है, मेरे पास मोस्टली 2 या 3 पेपर हैं हरियाणा और महाराष्ट्र के, तो वो आपको चैनल पर सॉल्व करवाए जाएंगे। क्योंकि फॉर्मेट ब्लड है, यहाँ पर आपको डायरेक्ट हार्ड कॉपी दी जाती है। तो कोई भी जिस भी कैंडिडेट से के थ्रू पेपर कलेक्ट होते हैं, किसी क्या जो पिक्चर्स होती हैं वो उतने क्लियर नहीं होती, इसलिए टाइप किया जाता है पेपर। तो वो भी आपको मे बी कल और परसों तक आपको हरियाणा और महाराष्ट्र के पेपर है जो अपडेट कर दिए जाएंगे। और जो कंटिन्यूस सीरीज़ चल रही है चैनल पर, जो नए नए पेपर अपडेट किए जा रहे हैं, आप लोग वो भी देखा कीजिए। ऐसा नहीं कि आपके लिए यूज़फुल नहीं होंगे। और हमारे चैनल की एक खासियत है कि यदि कोई भी आंसर की आती है तो उसको मैक्सिमम, क्योंकि आपको जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो 2 घंटे का टाइम दिया जाता है इस पेपर को सॉल्व करने, आपको 2 घंटे का टाइम दिया गया है। तो यहाँ पर हम ओनली उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, वो भी विथ रीजनल के। तो मैक्सिमम 1.5 आवर या फिर 1 आवर 20 मिनट तक में है जो सॉल्व किया जाता है, जिससे आपका कम टाइम में आप अपने पूरे आंसर्स को मैच कर सकें। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। पेपर्स के स्क्रीनशॉट हैं, जिससे आपके लिए लगे कि ये पेपर फर्जी नहीं है। जिन्होंने पेपर दिया उनको पता है कि ओरिजिनल क्वेश्चंस ही हैं, लेकिन टाइप किए गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर कुछ स्क्रीनशॉट है जो ऐड किए हैं ताकि आपको डाउट ना हो। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, व्हाट इज़ द फूड प्रोसेसिंग मेथड दैट मिनिमाइज लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन राइस कॉल्ड। दैट मीन्स उस खाद्य प्रसंस्करण विधि को क्या कहा जाता है जिसके द्वारा चावल में पोषक तत्वों की हानि को न्यूनतम होती है। इसका मतलब है कि कौन सी मेथड से हम राइस बनाएं जिससे उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका जो लॉस है उसको हम कम कर सकें। पार्चिंग दैट मीन्स भूनना, पर बॉइलिंग मतलब अस्क्वथनन, स्प्राउटिंग मतलब अंकुरण करना, या फिर फर्मेंटिंग। तो स्प्राउटिंग और फर्मेंटिंग ये दोनों चीज़ें तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं की जाएंगी राइस में। फर्मेंटिंग राइस की कब करते हैं हम, जब आपको इडली वड़ा बनाने हो, सॉरी इडली डोसा बनाने हो, तब आप उसको सड़ाएंगे। फर्मेंट करने को हम यही कहेंगे। स्प्राउटिंग राइस नहीं किए जाते, मोस्टली जो पल्सेस होती हैं, दालें होती हैं, सोयाबीन होंगे, चने होंगे, वो किए जाते हैं।
भूनने से तो और ज़्यादा जो पोषक तत्व हैं वो चले ही जाएंगे। अब होता है यहाँ पर बॉइलिंग। पर बॉइलिंग मेथड से हम जो राइस के न्यूट्रिएंट्स हैं, यदि हमने कुकर में जो हम राइस बनाते हैं उससे हमारे चावलों का बहुत सारा पोषक तत्व चला जाता है। तो एज़ कम्पेयर टू पर बॉइलिंग इज़ द बेस्ट मेथड होगी किसके लिए, राइस के न्यूट्रिएंट्स को लॉस होने से बचाने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, आई होप आपको पूरा प्रॉपर विजिबल हो रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ विटामिन whose deficiency cause a decrease in the amount of prothrombin in the blood and longer clotting time। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रक्त में प्रोथ्रोम्बिन की मात्रा स्पष्ट रूप से कम हो जाती है और रक्त का थक्का जमने में अधिक समय लगता है। तो यहाँ पर ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें ब्लड में जो प्रोथ्रोम्बिन की जो लेवल है वो तो कम होगा ही होगा, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग में भी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो वो कौन सा विटामिन होगा, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के या फिर विटामिन डी। तो यहाँ पर उस विटामिन का नाम क्या होगा, वो होगा विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग में प्रोथ्रोम्बिन को कम करने प्रोथ्रोम्बिन के लिए ही कौन सा विटामिन जरूरी है, विटामिन के। ब्लड क्लॉटिंग के लिए जो विटामिन इंपॉर्टेंट है वो कौन सा, विटामिन के। इसीलिए एट द टाइम ऑफ बर्थ बेबी में कौन सा इंजेक्शन देते हैं, विटामिन के का, ताकि बेबी में भी इनकेस कुछ भी ब्लीडिंग होती है तो एज सुन एज पॉसिबल होता है कि आपको विटामिन के का इंजेक्शन देना है। नेक्स्ट वन इज द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ हॉस्पिटल रिफ्यूजेज। अस्पताल के कचरे के निपटान की सबसे अच्छी विधि कौन सी है। हॉस्पिटल का जो वेस्ट है आप उसको किस मेथड से रिफ्यूज़ कर सकते हैं, इंसिनरेशन से, डंपिंग से, सैनिटाइजिंग या फिर एल्कोहल स्वैबिंग से। तो हॉस्पिटल वेस्ट के लिए जो बेस्ट मेथड हो, बेस्ड ऑन हम ऑप्शन के जाते हैं, तो वो है इंसिनरेशन। क्या होगा, भस्मीकरण या फिर इंसिनरेशन। नेक्स्ट वन इज in a PHC to provide efficient antenatal care cases should ideally be registered earlier। एक PHC में कुशल प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करने के लिए मामलों को आदर्श रूप से पहले पंजीकृत किया जाना चाहिए। मतलब यदि आपको PHC में अपना पूरा एंटीनेटल चेकअप करवाना है तो वहाँ पर आपको एज अर्ली एज पॉसिबल कब रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए, 16 वीक्स में, 14 वीक्स, 18 वीक्स या फिर 12 वीक्स में। तो PHC में एज सुन एज पॉसिबल आपको पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हैं तो वो जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि आप अपने चेकअप के लिए जाएं। लेकिन यहाँ पर आपको जो एक एंटीनेटल चेकअप कराना है, अपनी प्रॉपर एंटीनेटल केयर की ज़रूरत है। तो आइडियल टाइम क्या होगा रजिस्ट्रेशन का, एज अर्ली एज 12 वीक्स, 12 वीक के पहले ही करवा लें तो ज़्यादा बेटर होगा। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग फॉल अंडर द एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड एक्सेप्ट। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड आपने कई एग्जाम्स में पढ़ा है, अभी जो 1 जनवरी को पेपर हुआ था, और आप इस पेपर को देखिए, मे भी आपको 8-10 क्वेश्चन है जो सेम मिल जाएंगे। 1 जनवरी को पेपर हुआ है जो स्टाफ नर्स का, उस पेपर को देखिए, मैंने चैनल पे अपडेट किया, और इस पेपर को देखिए आप लोग, आपको 10 क्वेश्चन तक सेम मिल जाएंगे। इतने ही काफ़ी है। यदि आप कुछ पेपर्स आपको रिपीट होकर क्वेश्चन आते हैं, आपने 10 क्वेश्चन पेपर पढ़े, उनमें से यदि आपको 60% भी क्वेश्चन आ जाते हैं तो वो बहुत हैं आपके लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर, तो यहाँ पर एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड का जो महामारी विज्ञान चक्र जिसको हम हिंदी में कहेंगे, तो ये सब कुछ है किसी एक को छोड़कर। तो इसमें एनवायरनमेंट होगा, एजेंट होगा, होस्ट होगा, मतलब पर्यावरण, कर्मक और होस्ट। तो इन्वेस्टिगेटर है, दैट मीन्स अन्वेषक है, जो इसका पार्ट नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज एपिडेमियोलॉजी के फादर पूछे जाते हैं तो वो जॉन स्नो एग्जाम में आते हैं। एपिडेमियोलॉजी में डिसीज होने से लेके किस तरीके से फैल रही है उसकी पूरी स्टडी की जाती है। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर इंक्लूडेड इन द सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी कारक स्वास्थ्य के सामाजिक और आर्थिक निर्धारक के अंतर्गत आते हैं, डिटर्मिनेंट्स के अंतर्गत आते हैं, किसी एक को छोड़कर। तो वो कौन सा है जो नहीं आएगा सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स में, इकोनॉमिक कंडीशन मतलब आर्थिक स्थिति, एजुकेशन मीन्स शिक्षा, एल्कोहलिज्म मतलब मदात्य मतलब बहुत ज़्यादा शराब पीना, या फिर बिजनेस। कौन सा हिस्सा है जो सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स में नहीं आएगा, तो वो होगा एल्कोहलिज्म।
आपकी यदि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो आप अच्छी जगह रह सकते हैं। एजुकेटेड होंगे, पढ़े लिखे होंगे तो भी आपकी सोशो इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी। बिजनेस वाले होंगे तो भी होगी। लेकिन आप शराब पीते हैं तो ये तो यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट्स नहीं होगा। तो यहाँ पर आंसर क्या जाएगा आपका सी। क्लियर। नेक्स्ट वन इज डिसीज ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट इज नोन एज। संपर्क द्वारा संचारित होने वाले रोगों को क्या कहा जाता है? असंक्रामक रोग मीन्स नॉन इन्फेक्शियस डिसीज। घातक रोग मतलब फैटल डिसीज। संक्रामक रोग मतलब इन्फेक्शियस डिसीज, या फिर असाध्य रोग मतलब इनक्योरेबल डिसीज, मतलब जिसको हम क्योर नहीं कर सकते हैं। तो कौन से रोग हैं जो डायरेक्ट कांटेक्ट से होते हैं? तो वो है संक्रामक रोग, इन्फेक्शियस डिसीज, कम्युनिकेबल डिसीज या फिर कंटेजियस डिसीज। इतने सारे नाम हैं संक्रामक रोग के लिए। इन्फेक्शियस डिसीज कह सकते हैं हम, कम्युनिकेबल डिसीज कह सकते हैं, या फिर कंटेजियस डिसीज कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ सरफेस वाटर? भूपृष्ठ जल मतलब सरफेस वाटर का मुख्य स्रोत कौन सा है? समुद्री जल मीन्स सी वाटर, झरने दैट मीन्स वाटरफॉल्स, नदियाँ मतलब रिवर्स, गहरे कुएं मतलब डीप वेल। क्या है जो मेन सोर्स है सरफेस वाटर का? तो वो होता है समुद्री जल। क्या है? समुद्री जल। नेक्स्ट सेक्शन है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक ANM की क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? तो 8-8 करके आपको क्वेश्चन आए सेक्शन वाइज डिवाइज होके। बाकी 20 नंबर में आपका GK GS कंप्यूटर और जो सीरीज वगैरह के क्वेश्चन है वो ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी का। यहाँ पर मैंने नंबरिंग चेंज की हुई है, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर जो आपके जहाँ भी आपको इस तरीके से हेडिंग मिलेगी तो उसके बाद जो क्वेश्चन आया है आपका वो 1 मार्क 1 लिखा होगा। लेकिन यहाँ पर बैक टू बैक मैंने यहाँ पर 8, 9, 10, 11 इस तरीके से क्वेश्चन को ऐड किया, लेकिन पूरे क्वेश्चन वही है। द ANM एडवाइज द एंटीनेटल मदर टू विजिट द मेडिकल ऑफिसर फॉर एंटीनेटल चेकअप अप ड्यूरिंग हर विच पीरियड। एक ANM प्रसव पूर्व माँ को सलाह देती है कि वह किस अवधि के दौरान प्रसव पूर्व जांच के लिए चिकित्सा अधिकारी के पास जाए। 28 से 34 सप्ताह में, 6 से 12 सप्ताह में, 36 सप्ताह और ज़्यादा, या फिर 14 से 26 वीक में, 14 to 26 वीक में। तो एक ANM एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके एंटीनेटल चेकअप में उसको एडवाइस करेगी कि आप अपनी डिलीवरी के पहले जो आप एंटीनेटल चेकअप करा रहे हैं तो कब जाना चाहिए आपको? 28 से 34वें सप्ताह में मेडिकल ऑफिसर के पास आपको अपने चेकअप के लिए जाना चाहिए। मेडिकल ऑफिसर का मतलब है कि आप यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू WHO हाउ मेनी एंटीनेटल विजिट आर रिक्वायर्ड बाय ANM। WHO के अनुसार ANM को कितने प्रसव पूर्व दौरे की आवश्यकता होती है? 3, 4, 6 या फिर 5। तो यहाँ पर एंटीनेटल चेकअप की बात हो रही है तो एटलीस्ट कितना? 4। जो WHO है उसके अकॉर्डिंग जो एंटीनेटल विजिट में कितनी ज़रूरत होती है? एटलीस्ट 4 की। नेक्स्ट इज द ANM मेक्स पोस्टनेटल होम विजिट फॉर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी ऑन द। तो प्रसव के बाद एक ANM संस्थागत प्रसव के लिए घर का दौरा करती है। मतलब यदि डिलीवरी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है तो आपको होम विजिट के लिए जाना है एज ANM। आपकी पोस्टिंग है, जो जॉब है आपकी क्या है? ANM की पोस्ट पर है। आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई है किसी भी लेडी की, तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बाद जब वो घर पे चली जाएगी आफ्टर डिस्चार्ज के, तो आपको एटलीस्ट कब कब जाना चाहिए चेक करने के लिए? 3rd, 7th एंड 42 डे, 3rd एंड 7th डे, 0, 3rd, 7th, 14th एंड 42 डे, या फिर 3rd डे। मतलब कि तीसरे दिन, 7वें दिन, 42वें दिन, या फिर तीसरे और 7वें दिन। 0 मतलब उसी दिन, 3rd तीसरे दिन, 7वें दिन, 14वें दिन और 42वें दिन, या फिर तीसरे दिन। तो कब जाना चाहिए? तीसरे दिन, 7वें दिन और 42वें दिन। 42वें दिन यहाँ पर क्यों? क्योंकि जो परपीरियम पीरियड होता है आफ्टर डिलीवरी के बाद का, जो प्लेसेंटा बाहर आता है, एक्सपल्सन होता है, उससे लेके जो 42वें दिन तक का ड्यूरेशन होता है वो कहलाता है परपीरियम पीरियड। 3rd डे, 7th डे और 42 डे में क्या करना है? आपको चेकअप के लिए जाना है, चेक करने जाना है। नेक्स्ट वन इज करतार सिंह समिति ने ANM का पदनाम बदलकर करने का सुझाव दिया था। करतार सिंह कमेटी है सजेस्टेड टू चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ ANM। तो ANM का जो डेजिग्नेशन चेंज करने का सुझाव दिया था करतार सिंह कमेटी ने, तो क्या दिया था?
मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर, MCH, GNM या फिर फैसिलिटी नर्स मतलब सुविधा नर्स। तो यहाँ पर डेजिग्नेशन बदलने के लिए कहा गया था करतार सिंह कमेटी में कि ANM का पदनाम बदलकर क्या कर दिया जाए, मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर और बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता। नेक्स्ट वन इज द टाइम लिमिट फॉर ANMs फॉर रजिस्टरिंग द बर्थ एंड डेथ इज डेज, मतलब कि ANM के लिए जन्म और मृत्यु के पंजीकरण की समय सीमा कितने दिन है। तो ये तो सभी के लिए वो है कि जो बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1969 में आया था उसके अकॉर्डिंग जन्म और मृत्यु दोनों को विदिन 21 डेज के ही रजिस्टर करवाना होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, इट वॉज मैंडेटरी फॉर द ANM टू स्टे इन हेड क्वार्टर विलेज, दिस रिक्वायरमेंट इज स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड। ANM का मुख्यालय गांव में रहना अनिवार्य है, इस आवश्यकता को कौन है जो सख्ती से लागू करेगा? चिकित्सा अधीक्षक एवं जिला अधीक्षक, मेडिकल सुपरिटेंडेंट एंड डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट, ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी एवं जिला अधिकारी मतलब कि ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, फिजिशियंस, चिकित्सा अधिकारी एवं जिला स्वास्थ्य अधिकारी दैट मीन्स मेडिकल ऑफिसर एंड डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। कौन है जो स्ट्रिक्टली डिसाइड करेगा कि ANM हेड जो वर्कर है उसका हेडक्वार्टर गांव में होना चाहिए और उसको वहीं रह के है जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवानी है। तो ये डिसाइड करेगा चिकित्सा अधिकारी और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर। क्लियर? नेक्स्ट इज राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? व्हेन वाज द नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम स्टार्टेड? 1953, 1954, 1976 या फिर 1946 में। तो NMCP स्टार्ट हुआ था नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम 1953 में। कब? 1953 में। नेक्स्ट वन इज द मेंटेनिंग अ गैप ऑफ हाउ मेनी ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड इज वन ऑफ द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ANM। यहाँ पर क्वेश्चन है कि पहले बच्चे के जन्म के बाद कितने वर्षों का गैप बनाए रखना है, ANM की प्राथमिक जिम्मेदारियों में से एक है। आप जाके बता सकते हैं, वो गैप देना एक कपल पर डिपेंड करता है वो कितना देता है, लेकिन एज एन WHO के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर जो गैप दिया गया है कि पहले बच्चे के बाद एटलीस्ट 3 साल का, कितना 3 साल का गैप होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? 3 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रिशन का, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज सिंथेसाइज्ड बाय गट बैक्टीरिया। तो निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन है जो गट बैक्टीरिया के द्वारा संश्लेषित किया जाता है? विटामिन D, विटामिन K, विटामिन E या फिर विटामिन A। तो जो विटामिन गट बैक्टीरिया के थ्रू संश्लेषित किया जाता है वो है विटामिन K। कौन सा विटामिन? विटामिन K। नेक्स्ट इज अ किडनी ट्रांसप्लांट पर्सन शुड कंट्रोल द इंटेक ऑफ। वृक्क के प्रत्यारोपण वाले व्यक्ति को किसके सेवन को नियंत्रित करना चाहिए? यदि जिसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो उसको क्या है जो कम खाना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट फूड, फैट फूड, विटामिन या फिर प्रोटीन। तो किडनी का जो मरीज है या फिर किडनी ट्रांसप्लांट वाला पर्सन है उसको हमेशा प्रोटीन डाइट अवॉइड करने के लिए कहा जाता है। तो यहाँ पर भी वही है कि किडनी प्रत्यारोपण या फिर किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है तो प्रोटीन डाइट को अवॉइड करने के लिए या फिर खाते भी हैं तो बहुत लिमिट में खाना है। नेक्स्ट इज विच ऑफ दीज विटामिन इज मेड नेचुरली इन द बॉडी। तो इनमें से कौन सा विटामिन है जो शरीर में प्राकृतिक रूप से बनता है? विटामिन C, B1, D या फिर E। तो जो विटामिन आपकी बॉडी में प्राकृतिक रूप से बनेगा वो होगा विटामिन D। कौन सा? विटामिन D। नेक्स्ट वन इज 1 ग्राम प्रोटीन में कितने किलो कैलोरी होता है? हाउ मेनी किलो कैलोरीज आर इन 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन। तो फैट का पूछें तो 9 है, 1 ग्राम फैट में 9 किलो कैलोरी होता है। यदि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में पूछें तो कितना होता है? 4 किलो कैलोरी। ध्यान रखें, फैट में पूछें तो 9, प्रोटीन में और कार्बोहाइड्रेट में पूछें तो 4 किलो कैलोरीज। नेक्स्ट वन है यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ कैल्शियम। तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर राइस। तो कैल्शियम का सबसे अच्छा स्रोत है मिल्क। क्या है? मिल्क। नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोमलेशिया इज कॉज्ड बाय। तो ऑस्टियोमलेशिया किसके कारण होता है? विटामिन B12 की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12, बच्चों में विटामिन D की कमी,
मतलब विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन। वयस्कों में विटामिन डी की कमी, मतलब कि विटामिन डी डेफिशिएंसी इन एडल्ट। फॉलिक एसिड की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड। ऑस्टियोमलेशिया होता है विटामिन डी की कमी के कारण, किसमें, एडल्ट में। रिकेट्स पूछते तब आप कहते विटामिन डी डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, बट यहाँ पर ऑस्टियोमलेशिया पूछा है तो क्या होगा, विटामिन डी की कमी किसमें, एडल्ट्स में। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द विटामिन दैट इज इन्वॉल्व इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। तो कौन सा विटामिन है जो वसा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में शामिल होता है, इनको मेटाबोलाइज करने में हेल्प करेगा। थायामीन, राइबोफ्लाविन, नियासिन या फिर फॉलिक एसिड। तो मार्क कीजिए आप कि कौन सा विटामिन है जो फैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करेगा। तो वो विटामिन है यहाँ पर राइबोफ्लेविन। कौन सा विटामिन, राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द कॉमन टर्म फॉर बैड ब्रीथ कमिंग फ्रॉम द माउथ। तो आपने कुछ लोगों में देखा होगा जब वो सांस छोड़ते हैं तो मुंह से स्मेल आती है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, हाइपर हाइड्रोसिस, हेलिटोसिस, ब्रोमीहाइड्रोसिस या फिर पायरिया। तो यहाँ पर मुंह से जब सांस छोड़ेंगे आप तो जो स्मेल आती है, आपको दुर्गंध आएगी, वो क्या कहलाता है, हेलिटोसिस। तो जनरली जिनको डायबिटिक कीटो एसिडोसिस होगा या फिर कीटोन बॉडीज बॉडी में जब ज़्यादा बनती हैं तब ये देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर एनाटॉमी के क्वेश्चन है कुछ। निम्नलिखित में से कौन सा रोग उपापचयी विकार है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मधुमेह, कैंसर, ऑटिज्म, अटेंशन डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी। तो यहाँ पर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर डायबिटीज़ है। यहाँ पर जिनकी आंसर की आई है तो आप उसमें एक बार मैच कर लें। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होगा यहाँ पर आपका अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की, वो होगा मधुमेह और डायबिटीज़। नेक्स्ट वन इज एंजाइमेटिक पैंक्रियाटिक सीक्रेशन इज मेनली स्टिमुलेटेड बाय। तो एंजाइमेटिक अग्नाशय स्राव, पैंक्रियास को हिंदी में अग्नाशय कहते हैं, मुख्य रूप से किसको स्टिमुलेट करेगा, सीक्रेटिन को, VIP को, कोलिसिस्टोकाइनिन को, कि गैस्ट्रिन के लिए। तो किसके लिए एंजाइमेटिक पैंक्रियाटिक सीक्रेशन है जो स्टिमुलेट करने का काम करेगा, तो वो होगा कोलिसिस्टोकाइनिन। किसके लिए, कोलिसिस्टोकाइनिन के लिए। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डेज बिफोर मेंसेस डज ओव्यूलेशन अकर। मासिक धर्म के कितने दिन पहले ओव्यूलेशन होता है, मतलब जब पीरियड्स आने वाले हैं तो उसके कितने दिन पहले ही है जो क्या होगा, ओव्यूलेशन होता है, तो वो होता है 14वें दिन। कब, 14वें दिन। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन आपका, इफ लेफ्ट अनट्रीटेड आयोडीन डेफिशिएंसी कैन लीड टू सीरियस डिसीजेज। यदि अनुपचारित छोड़ दिया जाता है तो आयोडीन की कमी से गंभीर रोग हो सकता है। किसको हम अनट्रीटेड छोड़ दें, तो जिसके कारण आयोडीन की कमी से एक सीरियस डिसीज होगी, गट को, हाइपोथायरॉयडिज्म को, अरक्तता को मतलब एनीमिया, या फिर हाइपरथायरॉयडिज्म को। तो जब भी हम अनट्रीटेड छोड़ेंगे तो वो होगा हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म को यदि हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं जो कि आयोडीन की कमी के कारण भी हो सकता है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर जो सीरियस प्रॉब्लम डेवलप होगी वो होगी हाइपोथायरॉयडिज्म। नेक्स्ट वन, स्किन प्लेज मेजर रोल इन द सिंथेसिस ऑफ। तो त्वचा किसके संश्लेषण में मुख्य भूमिका निभाती है, कोलेस्ट्रॉल के, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल, मेलाटोनिन के, या फिर 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के। तो स्किन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है 7 डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल के लिए, क्योंकि विटामिन डी है। नेक्स्ट वन इज परदीय प्रतिरोध में परिवर्तन मुख्य रूप से प्रभावित कर सकता है, चेंजेस इन पेरिफेरल रेसिस्टेंट प्राइमरी इफेक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन में डायस्टोलिक प्रेशर ओनली, नाइदर डायस्टोलिक और नॉट डायस्टोलिक, सिस्टोलिक प्रेशर ओनली, बोथ सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो पेरिफेरल ब्लड प्रेशर यहाँ पर किस तरीके से चेंज देखने को मिलेंगे, तो वो होगा ओनली इन डायस्टोलिक प्रेशर। किसमें, ओनली इन डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वन इज PEM गोम्स क्लासिफिकेशन। तो जो गोम्स का क्लासिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग प्रोटीन, एनर्जी, माल न्यूट्रिशन को किस बेस पर है जो डिवाइड किया गया है,
ऑप्शन में है यहाँ पर बुद्धि लब्धि मतलब इंटेलिजेंसी क्वांटिटी के बेस पर, मिड आर्म सरकमफेरेंस, वेट परसेंटेज में, सॉरी वेट बाय हाइट परसेंटेज में, फिर वेट फॉर एज परसेंटेज में। किसके हिसाब से है जो गॉम्स का जो क्लासिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग गॉम्स के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उम्र के हिसाब से वजन क्या है, जो गॉम्स का क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को डिवाइड किया गया है। यहाँ पर इन्होंने जो कैटेगरी वाइज रखा है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो यहाँ पर वेट फॉर एज क्या है, वेट फॉर एज इन्होंने लिया है नॉर्मल मोर देन 90% होगा। फर्स्ट डिग्री पीईएम में जब 75 से 90% तक होगा तब हम कहेंगे फर्स्ट डिग्री, 60 से 75 होगा तो सेकंड डिग्री, लेस देन 60% होगा वेट फॉर एज तब हम कहेंगे थर्ड डिग्री प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। क्लासिफिकेशन के प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन को बेस्ड ऑन वेट फॉर एज उम्र के हिसाब से जो वजन है उसके हिसाब से यहाँ पे क्या किया गया है, क्लासीफाई किया गया है फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डिग्री में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट इन प्री स्कूल चिल्ड्रन। शिशुओं में जिनकी उम्र 3 से 6 साल है उनमें सामान्य श्वसन दर कितनी होगी, रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी। प्री स्कूल का मतलब होता है जो बच्चे 3 से 6 साल के होंगे, 1 से 3 साल के कहलाएंगे टोडलर, बिलो 1 ईयर तक के कहलाएंगे कितना, इन्फेंसी पीरियड, 6 ईयर टू 12 ईयर तक कहलाएंगे क्या, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, फिर 10 टू 19 होंगे एडोलेसेंट। तो यहाँ पर 3 टू 6 ईयर के एज ग्रुप के बच्चे की रेस्पिरेटरी रेट कितनी होगी, 22 से 34, 22 टू 34। नेक्स्ट वन इज कम्युनिकेबल डिसीज वाला सेक्शन है यहाँ पे भी 8 क्वेश्चन है। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, वयस्कों में सबसे आम अतिरिक्त लार ग्रंथि गलसुआ सेलेब्री ग्लैंड मम्स है। तो क्या है जो कॉम्प्लिकेशन है मम्स का, मेनिंगो इंसेफेलाइटिस, मायोकार्डाइटिस, पैंक्रेटाइटिस या फिर ऑर्चाइटिस। मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है मम्स का वो होता है क्या, ऑर्चाइटिस या फिर ब्रसण शोध। नेक्स्ट वन इज द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग इंडिकेटर फॉर एड्स सर्विलेंस इज। एड्स सर्विलेंस मतलब निगरानी के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रमुख संकेत हैं 1 महीने से अधिक समय तक लगातार खांसी, सामान्य आकार का प्रोरेटिक डर्मेटाइटिस, ऑरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस, वजन में कमी लेस देन 10% शरीर का वजन, वेट लॉस लेस देन 10% ऑफ बॉडी वेट। तो यहाँ पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो लीडिंग इंडिकेटर है एड्स सर्विलेंस के लिए, एड्स निगरानी के लिए वो है वेट लॉस लेस देन 10% ऑफ बॉडी वेट। जितना आपका बॉडी का वजन है वो कितना 10% तक कम होना। 1 महीने से अधिक समय तक लगातार परसिस्टेंट कफ आना मोर देन 1 मंथ तक, 3 वीक टू 1 मंथ तक, तो वो किसके लिए, टीबी के लिए है ना कि एड्स के लिए है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज विच वन इज द इनिशियल स्टेज ऑफ HIV। HIV की पहली अवस्था क्या है, उच्च अवस्था, जीर्ण अवस्था, उपार्जित प्रतिरक्षी न्यूनतम संलक्षण या फिर तीव्र अवस्था, एडवांस स्टेज, क्रॉनिक स्टेज, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम या फिर एक्यूट स्टेज। तो इनिशियल स्टेज का मतलब है पहली स्टेज, वो होगी एक्यूट अवस्था मतलब कि तीव्र अवस्था। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इनमें से रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कौन सा है, कोलेरा, प्लेग, मीजल्स या फिर एड्स। तो कोलेरा होगा किससे, कंटामिनेटेड वाटर से, विब्रियो कोलेरा नाम के बैक्टीरिया से। एड्स होगा वायरस से, लेकिन यहाँ पर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन को जो अफेक्ट करेगा वो होगा मीजल्स, क्योंकि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से ट्रांसमिट होता है इसलिए। नेक्स्ट वन इज ऑल आर द क्लासिकल ट्रायड सिम्टम ऑफ कंजेनाइटल रूबेला डिसीज एक्सेप्ट। तो रूबेला के जो क्या है यहाँ पर, रूबेला का जो क्लासिक ट्रायड है वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर, मोतियाबिंद मतलब कैटरैक्ट, हार्ट रिलेटेड एनामलीज, किडनी एनामलीज या फिर हियरिंग लॉस। तो यहाँ पर जो क्लासिक ट्रायड है किसके लिए, रूबेला के लिए, उसमें आएगा आपका कैटरैक्ट, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स और हियरिंग लॉस, कार्डियक एबनॉर्मलिटीज, कैटरैक्ट एंड डीफनेस।
बहरापन जिसको हम कहेंगे। 3 क्या है, ट्रियाड है रूबेला के, क्लिनिकल ट्रियाड सिम्टम है रूबेला के। लेकिन जो नहीं होगा वो होगा किडनी एनोमलीज। नेक्स्ट वन, टाइफॉइड फीवर कैन कॉज्ड बाय, तो आंत्र ज्वर किसके कारण होता है, एंटेरोकोकस, बैसिलस, साल्मोनेला, फिर मोनोसाइटोजेंस के द्वारा। टाइफॉइड फीवर का कारण क्या है, साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया। टेस्ट पूछते हैं टाइफॉइड के लिए तो होता है विडाल टेस्ट। नेक्स्ट वन इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मम्स एक्सेप्ट, तो सभी मम्स के लक्षण हैं किसी एक को छोड़कर। मम्स इज द मोस्ट फ्रिक्वेंट कॉज ऑफ पैरोटाइटिस इन चिल्ड्रन, जो पैरोटिड ग्लैंड है वहाँ पर होगा, बच्चों में सबसे ज़्यादा होता है, तो बिल्कुल सही है। मम्स वैक्सीन इज अ लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, तो ये भी सही है। फिर है मम्स इन्फेक्शन इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी इज एसोसिएटेड विद 25% ऑफ कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन, या फिर वन अटैक क्लिनिकल और सब क्लिनिकल इज अज्यूम टू इंड्यूस लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर 25% कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन कहा है यदि मम्स फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाता है तो। लेकिन लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन है मम्स के लिए। पैरोटाइटिस होगा, जो पैरोटिड ग्लैंड्स हैं आपके गले में वहाँ पर मेनली अफेक्ट करेगा, और एक बार यदि होता है तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि आपको दोबारा नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर केयर ऑफ द सिक इन द कम्युनिटी, सेक्शन वाइज क्वेश्चन है, आप गेटेड क्वेश्चन है यहाँ पर। पर्पस ऑफ फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, फिजिकल एग्जामिनेशन के सभी पर्पस हैं किसी एक को छोड़कर। टू गैदर बेसलाइन डेटा अबाउट द पेशेंट्स हेल्थ, टू कंफर्म एंड आइडेंटिफाई नर्सिंग डायग्नोसिस, टू सपोर्ट एंड रेफर टू द सब्जेक्टिव डेटा ऑब्टेन्ड इन नर्सिंग हिस्ट्री, टू डू एज द प्रोटोकॉल डिमांड्स यू टू, तो यहाँ पर सभी फिजिकल एग्जामिनेशन के पर्पस है। एम है किसी एक को छोड़कर, तो आप पेशेंट का बेसलाइन डेटा कलेक्ट करेंगे उसी की हेल्थ के लिए, आइडेंटिफाई करेंगे, कंफर्म करेंगे नर्सिंग डायग्नोसिस सही है या नहीं, सपोर्ट करेंगे सब्जेक्टिव डेटा को कलेक्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो नहीं है वो क्या है, टू डू एज द प्रोटोकॉल डिमांड्स यू टू। क्लियर। नेक्स्ट वन इज एक्सेप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन अ पर्सन्स हेल्थ हिस्ट्री एज सोशल डायमेंशंस ऑफ इट, किसी एक को छोड़कर निम्नलिखित सभी को किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य इतिहास में उसके सामाजिक आयामों के रूप में शामिल किया जाता है, किसी एक को छोड़कर। अनुष्ठान और प्रथाएं मतलब कि रिचुअल एंड प्रैक्टिस, सांस्कृतिक प्रभाव मतलब कल्चरल इन्फ्लुएंस, वित्तीय स्थिति मतलब फाइनेंशियल पोजीशन, परिवार की संरचना और सहयोग फैमिली स्ट्रक्चर एंड कोऑपरेशन, तो यहाँ पर सब कुछ आपके सोशल डायमेंशंस में आता है किसी एक को छोड़कर, तो वो होगा यहाँ पर आपका क्या, रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज a health worker has all the duties except which of the following while making a home visit, किसी घर का दौरा करते समय एक स्वास्थ्य कर्मी को, हेल्थ वर्कर को निम्नलिखित में से सब कुछ काम करना है किसी एक को छोड़कर। कंसल्टेंट, हेल्थ एजुकेटर, ट्रीटमेंट है पर कोलाबरेटर, तो यहाँ पर आपको ट्रीटमेंट नहीं करना है, आप कोलाबरेट कर सकते हैं, हेल्थ एजुकेटर बन सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं। एक काम एक डॉक्टर और फिजिशियन का होगा। नेक्स्ट वन इज एक्यूरेट रिकॉर्डिंग एसेंशियल एंड व्हाट शुड इट इंक्लूड, सटीक रिकॉर्डिंग आवश्यक है और इसमें क्या शामिल होना चाहिए। ऑल इन्फॉर्मेशन कलेक्टेड अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट मतलब रोगी के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में एकत्रित सभी जानकारी, रोगी के स्वास्थ्य के बारे में बनाई गई धारणाएं, अजम्पशंस मेड अबाउट द पेशेंट्स हेल्थ, वर्तमान और अतीत का इतिहास मतलब प्रेजेंट और पास्ट हिस्ट्री, या फिर सोशल एंड बायोग्राफिकल हिस्ट्री, तो यहाँ पर सटीक रिकॉर्डिंग में क्या शामिल होना चाहिए, तो वो है यहाँ पर रोगी के स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में एकत्रित सभी जानकारियाँ। ऑल इन्फॉर्मेशन दैट इज कलेक्टेड अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट, ये आपका जो आप हेल्थ रिकॉर्ड कलेक्ट करते हैं तो उसमें एक एक्यूरेट रिकॉर्डिंग में चीज़ें आपकी होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग एबीजी एनालिसिस ब्लड इज कलेक्टेड फ्रॉम, तो एबीजी एनालिसिस के लिए ब्लड कलेक्ट किया जाता है कहाँ से, आर्टरीज से, तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा, आर्टरी मतलब कि धमनियाँ। नेक्स्ट वन इज
Home delivery of pulse polio vaccine by the Blaze Health nurse is an example of which of the following? ग्राम स्वास्थ्य परिचारिका मतलब कि ब्लेज हेल्थ नर्स द्वारा घर पर पल्स पोलियो का वैक्सीन दिया जाना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? वैसे तो वैक्सीनेशन के लिए प्राइमरी प्रिवेंशन की कैटेगरी में रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि जब आप एक नर्स एज अ ब्लेज हेल्थ नर्स आपके घर घर जाके आपको पोलियो पिलाने के लिए कह रही है, तो ये कौन सा वो होगा? प्रीमोर्डियल प्रिवेंशन, स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, टर्सरी प्रिवेंशन या फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन? तो ये कहलाएगा स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, क्योंकि आपके घर जाके आपको वैक्सीन देने के लिए कह रही है। तो ये किसका उदाहरण है? विशिष्ट सुरक्षा के लिए। नेक्स्ट इज कोलेंचिया स्पून नेल कॉनकेव कर्व नेल इज अ साइन ऑफ। तो यहाँ पर कोलेंचिया स्पून नेल्स हमने पढ़ा है, जिसमें जो कर्व है नेल्स का कॉनकेव शेप में हो जाएगा, तो ये किसका साइन है? इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, साइनोटिक हार्ट डिसीज, जॉइंटिस या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो ये जो साइन है किसका? आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का। नेक्स्ट वन इज अ कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट इंक्लूड। तो एक पूर्ण स्वास्थ्य मूल्यांकन में क्या शामिल होता है? नर्सिंग इतिहास, व्यवहारिक आकलन और शारीरिक जांच, नर्सिंग इतिहास और शारीरिक जांच, विस्तृत शारीरिक जांच या फिर विस्तृत नर्सिंग इतिहास। मतलब कि नर्सिंग हिस्ट्री, प्रैक्टिकल असेसमेंट एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, या फिर नर्सिंग हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, डिटेल्ड फिजिकल एग्जामिनेशन या फिर डिटेल्ड नर्सिंग हिस्ट्री। कंप्लीट हेल्थ असेसमेंट में जो चीज़ें इंक्लूड होंगी वो होगा यहाँ पर नर्सिंग हिस्ट्री होगी आपकी, प्रैक्टिकल असेसमेंट होगा और फिजिकल एग्जामिनेशन इंक्लूड किया जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट इज फर्स्ट एड के क्वेश्चन है यहाँ पर। अब 8 क्वेश्चन आपको फर्स्ट एड के हैं। इन ट्रियाज विच इज द इमरजेंसी कलर कोड। तो ट्रियाज जो हम यूज़ करते हैं ट्रियाज, तो इसमें सॉरी ये ट्रियाज है, ट्रियाज नहीं है। ट्रियाज में जो इमरजेंसी में हम कलर कोड यूज़ करते हैं वो कौन सा है? मतलब जिसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, पीले कलर को, येलो को, ग्रीन को कि लाल को? तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे हम वो होगा रेड कलर को, क्योंकि इसको ब्लैक में तो पर्सन ऑलरेडी डेड हो गया है। पहले रेड को देंगे फिर येलो को, ग्रीन मतलब पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सेकेंड डिग्री बर्न व्हाट इज इंक्लूड। तो सेकेंड डिग्री बर्न में द्वितीय कोटि की जलन में क्या क्या शामिल होता है? ऑल लेयर्स ऑफ स्किन, त्वचा की सभी परतें, एपिडर्मिस और डर्मिस, स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू या फिर त्वचा की सबसे बाहरी परत और लेयर। तो जो सेकेंड डिग्री बर्न है इसमें डर्मिस और एपिडर्मिस दोनों क्या होंगी? बर्न होंगी। नेक्स्ट इज किसको छोड़कर निम्नलिखित में से सभी प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत है। मतलब प्राइमरी जो ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसके सभी पार्ट्स हैं किसी एक को छोड़कर। प्रिवेंशन फ्रॉम मॉर्टेलिटी, प्रिवेंशन फ्रॉम इंजरी, रिहेबिलिटेशन या फिर प्रमोशन ऑफ हेल्थ बेनिफिट्स। तो प्राइमरी यहाँ पर प्राइमरी ट्रीटमेंट में मॉर्टेलिटी से प्रिवेंट करना होगा, इंजरी से प्रिवेंट करना होगा, हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बताना होगा, लेकिन रिहेबिलिटेशन आपका टर्सरी प्रिवेंशन में आएगा, ना कि प्राइमरी में। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज बडी स्प्लिंट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? बडी स्प्लिंट्स आर यूज्ड फॉर द टूटी हुई हड्डी को सहारा देने के लिए, टू सपोर्ट द ब्रोकन बोन, किसी जोड़ को विशेष स्थिति में लाने के लिए, टू कीप अ जॉइंट इन अ पर्टिकुलर पोजीशन, केवल आपकी उंगली की नोक को प्रभावित करने वाली चोटों के ट्रीटमेंट के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज अफेक्टिंग ओनली द टिप ऑफ योर फिंगर, जब आपकी उंगली में मोच आ जाती है, व्हेन योर स्प्रेन और फिंगर। तो बडी स्प्लिंट्स किसके लिए यूज़ करते हैं? तो ये यूज़ किया जाता है व्हेन यू स्प्रेन और फिंगर, जब आपकी फिंगर्स में स्प्रेन आ जाए, मोच आ जाए, तब इसके लिए यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। तो नर्सिंग प्रोसेस का, नर्सिंग प्रक्रिया का फर्स्ट स्टेप होता है क्या? असेसमेंट। फर्स्ट वन इज द असेसमेंट, सेकेंड वन इज द डायग्नोसिस, थर्ड वन इज द प्लानिंग, फोर्थ इज इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट वन इज द इवैल्यूएशन। नेक्स्ट वन इज वुंड ऑफ कलर रिक्वायर्ड डीप डेब्रिडेमेंट। किस रंग के घाव को छत शोधन की आवश्यकता होती है? जब डेब्रिडेमेंट होना स्टार्ट होता है किसी भी वुंड में, तब कलर कैसा हो जाता है? ब्लैक कलर का, मतलब कि काले कलर का। नेक्स्ट इज ट्रायंगुलर बैंडेज आर यूज्ड फॉर। तो ट्रायंगुलर बैंडेज का उपयोग किसके लिए होता है? कंप्रेशन प्रदान करने के लिए, ड्रेसिंग रिटेंशन के लिए,
मोच में सहारा देने के लिए, मतलब फॉर सपोर्टिंग द स्प्रेन। लिम्स को स्थिर करने के लिए कवर करता है। टू इमोबिलाइज द लिम्स, जो ट्रायंगुलर बैंडेज होती हैं यूज़ की जाती हैं लिम्स को इमोबिलाइज करने के लिए, अंगों को स्थिर करने के लिए, मतलब कि टू इमोबिलाइज द लिम्स। नेक्स्ट इज, किस प्रकार की पट्टी सिर या अंगोच्छेदन स्थाणु मतलब एम्पुटेशन स्टंप को टोपी की तरह कवर करेगा? विच टाइप ऑफ बैंडेज टू कैप द हेड और एम्पुटेशन स्टंप कवरिंग? एडहेसिव बैंडेज, कैपलाइन बैंडेज, कॉम्प्रेशन बैंडेज या फिर इलास्टिक बैंडेज? तो एम्पुटेशन स्टंप की कवरिंग के लिए एज अ हेड की तरह कैप की तरह काम करेगा, तो वो होगा कैपलाइन बैंडेज। कौन सी बैंडेज? कैपलाइन बैंडेज। नेक्स्ट इज ग्रोथ और डेवलपमेंट के क्वेश्चन है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट का जो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट ब्रेस्ट फीडिंग इज फॉल्स? निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य स्तनपान के बारे में असत्य है, गलत है? फर्स्ट है, माँ के दूध में प्रोटीन की मात्रा पशु के दूध की तुलना में अधिक होती है। माँ के दूध में इम्यूनोग्लोबुलिन ए, मैक्रोफेज और लिम्फोसाइट्स भरपूर होता है। मदर्स मिल्क इज रिच इन इम्यूनोग्लोबुलिन ए, मैक्रोफेज एंड लिम्फोसाइट्स। थर्ड है, स्तनपान करने वाले बच्चे को अपने जीवन के शुरुआती कुछ महीनों में अतिरिक्त जल की जरूरत होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माँ के दूध में लैक्टोज उच्च सांद्रता 6 to 7 ग्राम पर DL में होता है। तो यहाँ पर कौन सा फैक्ट है जो कि गलत है ब्रेस्ट फीडिंग को लेके? तो वो है यहाँ पर, माँ के दूध में प्रोटीन की मात्रा पशु के दूध की तुलना में अधिक होती है। ये फैक्ट यहाँ पर क्या है, गलत है, क्योंकि माँ के दूध में जो कोलेस्ट्रॉल रहता है वो क्या होगा, हाईली न्यूट्रिटिव रहेगा एज कम्पेयर टू जो एनिमल्स मिल्क है, चाहे वो काऊ का हो ले लो या फिर बफेलो का ले लो। नेक्स्ट वन इज, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क सीक्रेशन बाय एल्वुलर एपिथेलियल सेल्स? वायुकोषीय उपकला कोशिकाओं द्वारा दूध स्त्राव के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? मिल्क सीक्रेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो वो है प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। नेक्स्ट वन इज, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स? तो कौन सा हार्मोन मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है? मिल्क लेट डाउन के लिए पूछते हैं तो ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट वन इज द, ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर्स बिटवीन 2 and 5 years of age, the child gains on an average kilogram in weight annually. मतलब जब 2 से 5 वर्ष की आयु के बीच जो बच्चे हैं, प्री स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, उनमें उनका जो वेट है औसतन 1 साल में कितने किलोग्राम तक बढ़ता है? जब बच्चे की एज 2 से 5 साल तक हो जाती है तो बच्चे का वजन स्लो बढ़ता है एज कम्पेयर टू इनिशियल टाइम। स्पेशली जब बच्चा पैदा होता है उससे लेके 8-9 महीने तक तो बहुत ज़्यादा अच्छे से वेट गेन होता है, लेकिन ये धीरे धीरे कम होने लगता है। तो वैसे ही 2 से 5 साल की एज ग्रुप में बच्चे का वजन 1 साल में एटलीस्ट कितना बढ़ेगा? 5 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 2 किलो। 1 ईयर की बात हो रही, पर ईयर में एनुअली, तो ये बढ़ता है एटलीस्ट 2 kg तक। नेक्स्ट इज, HIV टीकाकरण से रक्षा करता है। HIV वैक्सीनेशन हेल्प्स टू प्रिवेंट छोटी माता मतलब चिकन पॉक्स, कुकर खांसी मतलब पर्ट्यूसिस, वूफिंग कफ, डिप्थीरिया या फिर हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी जो वैक्सीन दिया जाता है, पेंटावेलेंट वैक्सीन में इंक्लूड करके दिया जाता है। किसमें? पेंटावेलेंट वैक्सीन में। तो यहाँ पर HIV किससे हेल्प करेगा? हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा टाइप बी नाम के वायरस से। नेक्स्ट इज, इन विच पीरियड टू कंट्रोल द हेड कीप द हैंड्स टुगेदर एंड सिट विदाउट सपोर्ट इंक्लूड? किस काल में सिर को नियंत्रित करना, हाथों को एक साथ रखना और बिना सहारे के बैठना? तो किस एज के बच्चे करेंगे? बेबी करेंगे, इन्फेंट करेगा, प्री स्कूल गोइंग करेंगे कि टोडलर करेगा? टोडलर का मतलब 1 से 3 साल तक, प्री स्कूल का मतलब 3 से 6 साल तक का, इन्फेंट का मतलब 1 साल और बेबी का मतलब है जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं वो। तो यहाँ पर एक काम करेगा कौन? बच्चा, इन्फेंट, 1 साल का बच्चा है जो बिना सहारे के अपने दोनों हाथ एक साथ रख के है जो बैठ सकता है। नेक्स्ट वन इज,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थ्योरी ऑफ जनरल डेवलपमेंट, तो निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास का अनुक्रम सभी बच्चों में समान होता है। द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट इज द सेम फॉर ऑल चिल्ड्रन। सामान्यीकृत जन गतिविधि को विशिष्ट स्थानीयकृत व्यक्तिगत प्रतिक्रिया। स्पेसिफिक लोकलाइज्ड इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू जनरलाइज्ड मास एक्टिविटी। डेवलपमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस लाइक ग्रोथ। द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शंस इज नॉट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पर कहा है कि डेवलपमेंट का जो थ्योरी है उसका एक पॉइंट यहाँ पर नहीं है, तो वो क्या है, कार्यों का विकास तंत्रिका तंत्र के विकास से संबंधित नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पर कहा है कि सिद्धांत नहीं है। सीक्वेंस होता है जो डेवलपमेंट का बच्चों में सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अलग होता है, एक स्पेसिफिक वे में बढ़ेगा और एक क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है डेवलपमेंट। लेकिन यहाँ पे कहा है कि डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन इज नॉट रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वन इज बेबी कैन सिट विदाउट सपोर्टेड विच मंथ। एक शिशु आमतौर पर किस माह की उम्र में बिना सहारे बैठने लगता है, तो ये काम करने लगेगा बेबी कब, 8 महीने की एज में ही। नेक्स्ट सेक्शन है इन्फेंट और चिल्ड्रंस का, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 65 नंबर का क्वेश्चन है, विच सेल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन मीडिएट आयरन एब्जॉर्प्शन। छोटी आंत में कौन सी कोशिकाएं लोहे के अवशोषण में मध्यस्थता करती हैं, आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। म्यूकोसल, एब्जॉर्प्टिव सेल्स, स्टीम सेल्स या फिर प्लेटलेट्स। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है मोस्टली ड्यूडेनम पार्ट में। कहाँ पर, ड्यूडेनम में, और ये कौन करेगा, म्यूकोसल सेल्स। नेक्स्ट इज रिकमेंडेड कैलोरी नीड्स चेंज फॉर मेल्स बिटवीन 13 एंड 15 ईयर ऑफ एज। तो 13 और 15 साल के एज ग्रुप के मेल ग्रुप में कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, 2000 किलो कैलोरी पर डे, 2250 किलो कैलोरी पर डे, 2500 किलो कैलोरी पर डे या फिर 2750 किलो कैलोरी पर डे। कितनी कैलोरी की ज़रूरत पड़ेगी, एज 13 से 15 साल है तो होगा 2750 किलो कैलोरी पर डे। एक जितनी एडल्ट को ज़रूरत होती है उतनी ही 13 से 15 साल के एज ग्रुप के बच्चे को भी पड़ेगी। नेक्स्ट वन इज नेम ऑफ द हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड बाय द पैंक्रियास। तो कौन सा हार्मोन है जो पैंक्रियास और अग्नाशय के थ्रू सीक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरॉक्सिन या फिर इंसुलिन। तो पैंक्रियास की जो बीटा सेल्स इंसुलिन हार्मोन को रिलीज करेंगी। नेक्स्ट वन इज being able to understand and accomplish simple activities to become healthy such as brushing the teeth or washing the hands come under। स्वस्थ बनने के लिए सरल गतिविधियों को समझने और पूरा करने में सक्षम होना, जैसे कि दांतों को ब्रश करना, हाथ धोना, किसके अंतर्गत आता है, लॉन्गिट्यूडनल डेवलपमेंट में, सोशल डेवलपमेंट में, फिजिकल डेवलपमेंट में कि इमोशनल डेवलपमेंट में। ये चीज़ें आएंगी किसमें, सोशल डेवलपमेंट में। किसमें आएंगी, सोशल डेवलपमेंट में। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द टिपिकल अमाउंट ऑफ एनीमा सॉल्यूशन यूज्ड फॉर एन एडोलेसेंट एनीमा। किशोरों के लिए उपयोग की जाने वाली एनीमा विलयन की सामान्य मात्रा कितनी होती है। एडल्ट में पूछते हैं तो 750 से 1000 तक लिया जाता है, और यदि इन्फेंट में पूछें, चिल्ड्रंस में पूछें तो 250। और यहाँ पर बात करते हैं हम एडोलेसेंट एज ग्रुप की, तो यहाँ पर कितना, 500 ml। नेक्स्ट इज विच इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी इन एडोलेसेंट हेल्थ। किशोरावस्था स्वास्थ्य की पहली प्राथमिकता क्या है। तो जो यहाँ पर एज ग्रुप है चाइल्डहुड टू एडल्टहुड के बीच का जो पीरियड है वो कहलाता है एडोलेसेंट, 10 से 19 साल तक की एज ग्रुप का। और इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो क्या होगी, कंटेजियस डिसीज़ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ के लिए कि न्यूट्रिशन के लिए। तो जो किशोरावस्था होती है, एडोलेसेंट एज होती है, इसमें न्यूट्रिशनल पर ध्यान तो सब पे दिया जाता है, न्यूट्रिशन पे ध्यान इसलिए दिया जाता है कि आपकी बॉडी की ग्रोथ के साथ साथ आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, इसीलिए जो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो क्या होती है, न्यूट्रिशन। इसीलिए गवर्नमेंट ने RBS के RKS से बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो बनाए हैं। नेक्स्ट वन इज Which vaccine is a vaccine that prevents a highly contagious viral infection that involves the respiratory system including the lungs and the trachea। कौन सी वैक्सीन बनाई है जिससे हम हाईली कंटेजियस वायरल इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और लंग्स, ट्रैकिया को अफेक्ट करेगा। पोलियो, मीजल्स, इन्फ्लुएंजा फिर पर्ट्यूसिस।
तो वैक्सीन का नाम इन्फ्लुएंजा, क्योंकि यही है जो फ्लू टाइप के सिम्टम्स शो करेगा, जिसमें आपकी लंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो अफेक्ट होगा। नेक्स्ट वन इज द अपर सेगमेंट फ्रॉम द अम्बलाइकस टू द प्यूबिस बिकम इक्वल टू द लोअर सेगमेंट, मतलब प्यूबिस जंक्शन टू द हील बाय द एज ऑफ। तो किस एज में जो अम्बलाइकस से प्यूबिस है और प्यूबिस से हील तक का जो पूरा सेगमेंट है क्या हो जाएगा, कंप्लीट होगा, इक्वल होगा, सॉरी बराबर होगा। तो ये होता है कब, 8 से 10 साल की एज है। कब से, 8 से 10 साल की एज में, 8 to 10 ईयर। नेक्स्ट इज गायनेकोलॉजी सेक्शन और मिडवाइफरी का क्वेश्चन है, विच इज़ द आइडियल पेल्विस फॉर नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी। तो नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के लिए कौन सी पेल्विस जरूरी है, एंथ्रोपॉइड, एंड्रॉइड, गायनेकॉइड की प्लेटिप्लॉइड। जो पेल्विस जरूरी है वेजाइनल डिलीवरी के लिए वो गायनेकॉइड पेल्विस। नेक्स्ट इज किसको छोड़कर निम्नलिखित सभी जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए जोखिम कारक है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्क फैक्टर फॉर जेस्टेशनल डायबिटीज एक्सेप्ट, सभी के थ्रू जेस्टेशनल डायबिटीज होने के चांसेस रहेंगे, मतलब प्रेगनेंसी में आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा किसी एक को छोड़कर। एलोपेसिया, फैमिली हिस्ट्री, ओबेसिटी या फिर पीसीओडी। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, नावाडेज पीसीओडी में जो बहुत कॉमन हो गया है फीमेल में। तो यहाँ पर जेस्टेशनल डायबिटीज़, यदि आप मोटे हैं, आपकी फैमिली में है डायबिटीज़ की प्रॉब्लम या फिर आपको पीसीओडी हुआ है, तो आपको चांस ज़्यादा रिस्क रहेंगे लेकिन जो एक्सेप्ट करके कहा है तो वो है एलोपेसिया। नेक्स्ट इज एक्सेप्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑल फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा, किसी एक को छोड़कर सब काम प्लेसेंटा के हैं। न्यूट्रिशनल फंक्शंस, पोषण संबंधी काम बिल्कुल करता है प्लेसेंटा, माँ से बच्चे के बीच में जो खाना पीना लेके जाए वही करेगा। रेस्पिरेटरी फंक्शन भी करेगा, एक्सक्रीटरी काम भी करे, लेकिन डाइजेशन का काम बेबी को खुद करना होगा, ये काम प्लेसेंटा नहीं करेगा, फीटस खुद करेगा ये सब काम। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द कॉज ऑफ बैक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में आपने बहुत सारी लेडीज़ को देखा होगा कि उनकी कमर दर्द होती रहती है, तो इसका मेन काम क्या है, मेन क्या रीज़न हो सकता है। हार्ट पाल्पिटेशन, यूरिनरी इन्फेक्शन, हार्ट बर्न या फिर लो लेवल ऑफ कैल्शियम। तो ये होगा यूरिनरी इन्फेक्शन के कारण है जो बैक पेन है प्रेगनेंसी में होने के चांसेस रहेंगे। लेकिन जनरली यहाँ पर तो यूरिनरी इन्फेक्शन हो गया, लेकिन मेनली जब जैसे जैसे फीटस का वेट गेन होता जाता है तब आपको बैक पेन फील होता है। क्यों, क्योंकि प्रेशर के कारण वेट गेन हो रहा है इसलिए। लेकिन यहाँ पर एज एन ऑप्शन के जाते हैं हम तो यूरिन इन्फेक्शन के कारण भी बैक पेन हो सकता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मिल्क बेस्ट सेटिस्फाइज द हंगर ऑफ द बेबी। कौन से प्रकार का दूध है जो शिशु की भूख को सबसे अधिक संतुष्ट करेगा। फोर मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क, हिंड मिल्क या फिर कोलेस्ट्रम। तो मिल्क होगा कौन सा मिल्क, हिंड मिल्क। नेक्स्ट इज व्हाट हैपन्स टू द फीटस इन द 4th वीक। चौथे सप्ताह में फीटस को क्या होगा। द फेस बिगन्स टू फॉर्म, द बेबी इज अ वॉल्स ऑफ सेल्स कॉल्ड अ ब्लास्टोसिस्ट, द चाइल्ड टेक्स शेप, फर्स्ट हार्ट बीट इज डिटेक्टेड। चौथे हफ्ते में बच्चा अपना क्या लेगा, शेप लेगा, बच्चे का आकार बनेगा। नेक्स्ट इज देयर इज अ पॉसिबल सिम्टम ऑफ मिसकैरेज। अबॉर्शन का, मिसकैरेज का क्या यहाँ पर लक्षण है। वेजाइनल ब्लीडिंग विद और विदाउट क्रैम्प, नोजिया, लेग स्वेलिंग या फिर हेडेक। तो हेडेक आपको किसी भी रीजन से हो सकता है, लेग स्वेलिंग हो सकती है, नोजिया कुछ भी चीज़ से हो सकता है। लेकिन मिसकैरेज के लिए क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग है जो मेन जो एक सिम्टम है माना जाएगा, वो क्या होगा, वेजाइनल ब्लीडिंग या तो क्रैम्प्स के साथ होगी या फिर बिना किसी क्रैम्प्स के होगी। नेक्स्ट वन इज फीटल पीरियड बिगन्स आफ्टर कॉन्सेप्शन ऑफ विच वीक। गर्भाधान सप्ताह का बाद भ्रूण काल फीटल पीरियड शुरू होता है। तो कंसेप्शन से लेके 8 वीक तक का टाइम क्या कहलाते हैं, एम्ब्रियोटिक पीरियड। आफ्टर 8 to 36 वीक और 37 वीक तक का पीरियड क्या कहलाता है, फीटल पीरियड। फिर यहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस लाई गई थी। सबसे पहले तो होती है अबेकस, जैसे आपने बच्चों के लिए कुछ स्लेट होती है जिसमें बहुत सारे गुरिये लगे होते हैं, आप उनको काउंट कीजिए अबेकस। तो क्या थी, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी। फिर है भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की विधि की विशेषता किस देश से ली गई है। तो लिया गया है आयरलैंड से।
यहाँ पर इन क्वेश्चंस को मैंने टाइप नहीं किया, कुछ स्क्रीनशॉट बस ऐड किए हैं पेपर के ही। तो इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्क नहीं है? तो यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, टम्बलर वेबसाइट है, लेकिन यह इंडेक्स नहीं है। नेक्स्ट, रुक्मणी देवी को किस नृत्य शैली के लिए सबसे प्रतिष्ठित कलाकारों में से एक माना जाता है? तो वह भरतनाट्यम। तो ये था आपका यूपी NHM ANM क्वेश्चन पेपर, जो कि 28 दिसंबर को हुआ था। 6 तारीख लास्ट डेट है आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए। मेरे पास टोटल 3 पेपर हैं ऐसे, तो मैं आपके लिए अपडेट कर दूंगी चैनल पर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, टेक केयर।